अब तक आपने पढ़ा कि सबको पता चल जाता है कि अनामिका ही क्यूआई ब्रांड की फाउंडर और मालकिन है, वहीं दूसरी तरफ देवांश को भी पता चल गया है कि अनामिका को कैसे और किसने चोट पहुंचाई है। अब आगे, जैसे ही सब लोगों ने बटलर के मुंह से सुना कि देवांश सिंघानिया आया हुआ है और उनसे मिलना चाहता है, सब लोग हैरान हो गए। तभी डेविड को हाल फिलहाल का एक चैरिटी डिनर याद आया जब वह उसने देवांश के साथ ड्रिंक की थी और कुछ बातें की थी। पहले तो देवांश ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था उस वक्त और ना ही उसकी तरफ डायरेक्टली देखा था। शायद देवांश को बाद में उसकी बातें समझ में आई हो और अगर आज जब उसे उसकी सिचुएशन पता चली तो वह उसकी मदद करना चाहता हो। भले ही वह बहुत खुश था और उसने जल्दी से पूछा, देवांश सिंघानिया ने हमें वहां बुलाया है? हाँ, उन्होंने मैसेज भेजा है और कहा है कि वह आपको, मैडम को और मायरा मिस से मिलना चाहते हैं। मायरा को भी अचानक याद आया और उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है डैड कि वह चैरिटी डिनर में कुछ हुआ हो? उसने भी वह डिनर अटेंड किया था। भले ही वह अपने डैड के बगल में ही खड़ी थी देवांश के सामने, मगर देवांश ने उसे डायरेक्टली देखा भी नहीं था। शायद उसे बाद में उसकी खूबसूरती का अंदाजा हुआ हो। मायरा को अपने लुक्स पर काफी भरोसा था। हम इंतजार किसका कर रहे हैं, चलो जल्दी से। डेविड ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किया और अपनी बेटी के चेहरे पर चोट के निशान देखकर उसने जल्दी से कहा, रास्ते में थोड़ा सा मेकअप कर लेना। अगर यह बात क्लियर हो गई कि देवांश तुमने इंटरेस्टेड है तो उसे मनाना किसी भी तरह करके हमारी मदद करने के लिए। डैड, चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मायरा मुस्कुराए और उसने मन ही मन सोच लिया कि भले ही वह देवांश सिंघानिया की बीवी ना बन पाए लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बनना कुछ वक्त के लिए ही काफी होगा। लेकिन मिसेज डिसूजा को थोड़ा परेशानी थी। रोसने ने कहा, मैंने सुना है कि ओबरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार के बीच में मैरिज एग्रीमेंट है और रुद्र ओबरॉय परिवार का छोटा बेटा और देवांश सिंघानिया दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह लोग ओबरॉय परिवार की मदद करने आए हो यहाँ पर? मदद? कौन सी मदद? हम ऑलरेडी बैंकक्रप्ट होने वाले हैं देवांश सिंघानिया, और हमें कितना ही गरीब कर लेगा। डेविड ने आखिर में डिसाइड किया कि उन्हें जरूर जाना चाहिए। शायद देवांश को सचमुच उसकी बेटी में इंटरेस्ट हो। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा जो सचमुच काफी खूबसूरत थी। अगर उसके चेहरे पर चोट नहीं लगी होती तो खूबसूरती और निखर कर बाहर आती। उसके बाद सिंघानिया परिवार की गाड़ी जिसमें डिसूजा परिवार बैठा हुआ था, वह आउटकश के एक पुराने से खंडहर इलाके में आकर रुकी, जिसे देखकर मिसेज डिसूजा डर गई और उन्होंने अपने हस्बैंड के कपड़े पकड़ते हुए कहा, ये जगह काफी खतरनाक दिख रही है। क्या यही हमें उनसे मिलना है? मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है। तुम्हें क्या पता है? डेविड ने उससे हाथ को छुड़ा दिया और कहा, मेरे कपड़ों को इस तरह पकड़ना बंद करो। मैं जब मिस्टर सिंघानिया से मिलूंगा तो कपड़े अच्छे दिखने चाहिए। चलो वापस चलते हैं। सारी की सारी औरतें बहुत ही बड़ी इमोशनल बेवकूफ होती है। डेविड ने सामने देखते हुए कहा, कुछ वक्त आदमियों को थोड़ा थ्रिल चाहिए होता है, तुम नहीं समझोगी। मायरा भी गाड़ी से निकलने का इंतजार नहीं कर सकती थी। रास्ते में उसने काफी ही अच्छा सा मेकअप किया था और कॉन्फिडेंस फील करते हुए उसे पूरा भरोसा था कि वह देवांश का ध्यान अपनी ओर खींच लेगी। वेयरहाउस के अंदर जाने से पहले उसने जानबूझकर अपनी ड्रेस को थोड़ा नीचे कर लिया। ये देखकर डेविड ने ही अपनी वाइफ को घूर कर देखा, जैसे कहना चाहता हूँ कि उनकी बेटी उससे बेहतर है। जब वह लोग वेयरहाउस के अंदर गए तो वहां पर चारों तरफ सब चीज खाली पड़ी थी। सिर्फ देवांश चेयर पर बैठा हुआ था और ऋषि उसके पीछे खड़ा था। खिड़की से आती हल्की रोशनी इस जगह को और भी डरावना लुक दे रही थी। मिस्टर सिंघानिया, आपको मेरी मदद करनी होगी। मायरा ने अंदर आते ही देवांश के सामने घुटनों के बल बैठ गई और मासूम बनने का नाटक करते हुए रोने लगी। मैंने कुछ गलतियां कर दी है जिसकी वजह से मेरी फैमिली पर इफेक्ट हो गया है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देवांश के होठ हल्के से मुड़े और उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। कुछ भी? मायरा को लगा कि देवांश सचमुच उसमें इंटरेस्टेड है और उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं कुछ भी करूंगी, जो भी आप कहेंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ। डेविड ने बेटी का साथ देते हुए रिस्पेक्ट तरीके से कहा, मुझे गलती हो गई है मेरी बेटी की परवरिश। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर सिंघानिया उसे सुधारने में मदद करेंगे। अगर देवांश यहाँ पर सारी चीज संभाल लेता है तो यह उनके लिए परफेक्ट होगा। एक बार सब कुछ हो जाए तो न सिर्फ उसके पास उसका पैसा बचेगा बल्कि उसकी बेटी भी सोशल स्टेटस में काफी ऊपर पहुंच जाएगी। उनके लिए सिचुएशन बहुत अच्छी थी। तभी देवांश ने ऋषि को इशारा किया तो ऋषि ने एक चाकू निकाला और मायरा के सामने फेंक दिया। चाकू देखते ही तीनों लोग जम गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। देवांश करना क्या चाहता है? कौन से हाथ से तुमने उसे नुकसान पहुंचाया था? उस हाथ पर चाकू से वार करो। देवांश की आंखें ठंडी थी। वह लोग फाइनली समझ गए कि वह उसे किसे कह रहा है। वह अनामिका है। क्या देवांश उसके लिए खड़ा होने आया है? मिस्टर सिंघानिया, डेविड कांप रहा था। मिस अनामिका, आपकी कौन है?
देवांश ने शांति से कहा, वह मेरी फियांसे है। डेविड हैरान खड़ा रह गया, जैसे उसके ऊपर कोई बिजली गिर गई हो। मिसेज डिसूजा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या अनामिका देवांश की फियांसे है? वह लोग बर्बाद हो गए हैं। न सिर्फ बैकरप्ट होंगे, बल्कि डिसूजा परिवार की प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा सीरियस होगी। तुम लोगों ने पहले ही उसे एक बार नुकसान पहुंचाया और फिर उसे परेशान किया। देवांश की आंखें ठंड हो गई, जैसे वह इसी वक्त उन्हें जान से मार देगा। क्या तुम्हें लगता है कि उसे कोई भी आसानी से परेशान करके चला जाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि उसका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है? ये सुनते ही डेविड ने फिर से मायरा को 2 बार थप्पड़ मारा। घटिया लड़की, तुमने अनामिका के साथ आखिरी बार क्या किया था? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिसेज डिसूजा इतनी डरी हुई थी कि चुपचाप खड़े होकर अपने हस्बैंड को अपने सामने बेटी को मारते हुए देखती रही। पागल लड़की। डेविड ने फिर से मायरा को मारा और अब जाकर मायरा को समझ में आया कि इतने सारे बॉडीगार्ड्स क्यों नौकरी छोड़कर चले गए। वह सब कुछ देवांश की वजह से था। है भगवान, अब वो लोग क्या करेंगे? देवांश को गुस्सा दिलाना हर्षित के गुस्सा दिलाने से भी ज्यादा भयानक था। डेविड डिसूजा। देवांश की आंखें ठंड हो गई और उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे फियांसे को 2 बार नुकसान पहुंचाया। मैं उसके बदले में बस तुम्हारे बेटी का हाथ मांग रहा हूं। ये कोई ज्यादा बड़ी कीमत नहीं है। डेविड हेल्पलेस था। वह बोला, नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। ये घटिया लड़की इसी के लायक है। तुम अपने आप अपना हाथ काटोगी या फिर चाहती हूँ कि मैं काटूं? डेविड। मिसेज डिसूजा का दिल टूट गया और वह बोली, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मायरा अभी भी बच्ची है। हम मुंबई से बाहर चले जाएंगे और कभी नहीं लौटेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मिस अनामिका को परेशान करके तुम लोग ऐसे ही निकाल सकते हो? तुम सपने देख रहे हो। ऋषि कोडली बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। मायरा की आंखों से आंसू गिरने लगी। वह ना में सर हिलाते हुए जमीन में पड़ी चाकू को देख रही थी। वह ऐसा खुद नहीं कर सकती थी। वह शुरू हो गया था। डेविड ने अपने दिल को मजबूत किया और चाकू उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें सिंघानिया परिवार से पंगा नहीं लेना चाहिए था। डेविड। डैड मत कीजिए। एक तेज वार मायरा के हाथ पर हुआ, जिससे खून बहने लगा और हड्डियां दिखाई देने लगी। पूरे वेयर हाउस में चीज गूंजने लगी। मिसेज डिसूजा जल्दी से अपनी चोट लगी बेटी के पास पहुंची। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डेविड ने जल्दी से हो चाकू का खून अपने कपड़े पर साफ किया और वह देवांश की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इसे साफ कर दिया है। क्या अब आप हमें जान देंगे? अगर तुम अच्छे से नहीं जानते तो क्या तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर ने तुम्हें धमकी दी है अपनी खुद की बेटी को नुकसान पहुंचाने के लिए? ऋषि बोला। तो ऋषि के शब्द सुनते ही डेविड ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती से मेरी बेटी को चोट लग गई है। 22 आदमी मेरी फियांसे के खिलाफ। देवांश की आवाज में गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। उन्हें लेकर आओ अंदर। वह 22 गुंडे जो कल रात अनामिका को मारने गए थे, उनकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी। उनके चेहरे और पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। उन्हें इस हालत में देखकर मायरा, जिसने उन्हें हाय किया था, वह डर के मारे कांपने लगी और उसके हाथ में लगी चोट से वह लगभग बेहोश होने वाली थी। कितने लोग हैं पूरे यहाँ पर? देवांश ने ऋषि से पूछा। पूरे 22 बॉस, ऋषि रिस्पेक्ट के साथ बोला। तुम यहाँ से जिंदा बचते हो या फिर नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। देवांश खड़ा हो गया। ऋषि ने कोर नजरों से उन सारे गुंडों को देखा और उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब जाकर डेविड को समझ में आया कि देवांश उन्हें उन्हीं के तरीके से सबक सिखाना चाहता है। कल मायरा ने अनामिका को मारने के लिए 22 गुंडे भेजे थे, तो आज देवांश ने उनके को वही भाई से लोग उन्हें मारने के लिए भेजे हैं। मगर वह लोग हमेशा से ही अमीरी की जिंदगी जीते आए हैं और लड़ना उन्हें बिल्कुल नहीं आता। वह इन लोगों से कैसे बचेंगे? और उसके अलावा ये 22 गुंडे तो बुरी तरह से पीटे हुए हैं। क्या वह लोग लड़ भी सकते हैं? वेयरहाउस का दरवाजा खुला और रोशनी अंदर आई। देवांश और ऋषि बाहर गए तो उनके 22 आदमी, जो बहुत ही ट्रेन बॉडीगार्ड थे, वह लोग अंदर आए। मिस्टर सिंघानिया, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। डेविड घुटनों के बल बैठने ही वाला था। उसे पहले ही दरवाजा बंद हो चुका था और जल्दी ही उसे वेयरहाउस के अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगी। आधे घंटे बाद देवांश की गाड़ी ओबरॉय मैंशन के सामने आकर शुरू की। उसने ऊपर देखा तो अनामिका के रूम की लाइट अभी भी जली हुई थी। तो वह गाड़ी से बाहर उतर अपना फोन निकालकर उसका नंबर डायल किया। अनामिका, क्या तुम अभी भी जाग रही हो? हाँ। अनामिका, जो अभी शावर से बाहर आई थी, और उसने टावल से अपने बाल सुखाते हुए कहा, क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ। देवांश प्लेन से उतरने के बाद डायरेक्ट उससे मिलने आने वाला था, लेकिन रास्ते में ही उसने उसके घाव के बारे में सुन लिया और यह पता चल गया कि इसका लेना देना डिसूजा परिवार से है। तो पहले वह उनसे निपटने के लिए चला गया। क्या तुम खिड़की पर आओगी मुझे देखने के लिए?
रात के इस वक्त पर वह अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए वह बाहर से ही अनामिका को देखना चाहता था, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता था कि अनामिका अपनी एसी रूम से निकलकर गर्मी वाले बालकनी में आए। उसे बस अनामिका की एक झलक देखनी थी। अनामिका जब वह खिड़की के पास पहुंची तो उसे देवांश दिखाई दिया, जो अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर उसकी डायरेक्शन में देख रहा था। भले ही अनामिका उसके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख सकती थी, मगर वह फोन पर देवांश की आवाज में अफेक्शन और प्यार महसूस कर सकती थी। क्या तुम टाइम पर खाना खा रही थी जब मैं यहाँ नहीं था? हाँ, अनामिका ने जवाब दिया और अपने बाल सुखाना जारी रखा। संभल के, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। अनामिका इससे हैरान हो गई और उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता मुझे चोट लगी है? मैंने तुम्हारे कंपटीशन का वीडियो देखा। देवांश ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि न सिर्फ तुम्हारे हाथ लोगों की जान बचा सकते हैं, पियानो बजा सकते हैं, बल्कि इतनी खूबसूरत कपड़े भी बना सकते हैं। क्या वह सच में अच्छे लग रहे थे? अनामिका ने पूछा। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा था, बस कंपटीशन में जो जरूरी था वही किया था, मगर देवांश ने कहा कि वह अच्छे थे तो जरूर वह सच कह रहा होगा। वह बोली, एक बार मेरे हाथ ठीक हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े बना दूंगी। ये सुनकर देवांश हैरान हो गया और उसने कहा, सचमुच? तो फिर इंतजार करते हैं तुम्हारे हाथ ठीक होने का, ताकि तुम मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बनना। देवांश वीडियो देखकर समझ गया था कि अनामिका का डिजाइनिंग टैलेंट क्रिस्टल से भी अच्छा है, लेकिन पूरे कंपटीशन के दौरान अनामिका पीछे खड़ी रही और स्पॉटलाइट में क्रिस्टल को कर दिया। अगर किसी ने भी तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना मत भूलना। ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लाया हूँ, उन्हें खाकर सो जाना। देवांश ने अनामिका को देखते हुए जेटली कहा, किसी को बुलो जो यहाँ के सामान ले जाए, मैं घर का दरवाजा नहीं बजाऊंगा। वह नहीं चाहता था कि ओब्रो या परिवार के रेस्ट को डिस्टर्ब करें। तभी देवांश फिर बोला, तुम नीचे मत आना, तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है, तुम भारी चीज से नहीं ले जा सकती। अनामिका उसकी बात मान गई और उसने रीना को बाहर जाने के लिए कहा। रीना ने उम्मीद नहीं थी कि देवांश इतने सारे स्नैक्स में रात को लेकर आएगा। उसके हाथ बैग से भर गए और उसने मुस्कुराकर पूछ, सर क्या आप अंदर नहीं आएंगे थोड़ी देर के लिए? नहीं, देवांश ने कहा तो रीना को उसकी चिंता समझ में आ गई और उसने कहा, क्या आप मैडम सर की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहते? देवांश की नज़ारे सॉफ्ट हो गई और उसने कहा, रीना इसके अंदर बैग के अंदर कुछ दवाएं हैं, अनामिका के हाथ में चोट लगी है, तुम बस लगा देना उसके हाथ पर, वरना उसे खुद लगाने में प्रॉब्लम होगी। मिस के हाथ में चोट लगी है। रीना को अचानक याद आया कि क्यों अनामिका डिनर करते वक्त अपना लेफ्ट हाथ इस्तेमाल कर रही थी। घर में सब जानते थे कि अनामिका दोनों हाथ इस्तेमाल कर सकती है और उसके दोनों हाथ परफेक्टली काम करते हैं, इसलिए जब उसने बाएं हाथ से खाना खाया तो किसी ने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। तो देवांशु कैसे पता चला? आप चिंता मत कीजिए सर, मैं ये दवाई मिस के हाथ पर लगा दूंगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि देवांश को जब पता चलता है कि अनामिका के साथ डिसूजा परिवार ने ही किया है तो वह उन्हें खुद सजा देता है और उसके बाद दवाएं और कुछ खाना लेकर अनामिका के घर पहुंचता है। अब आगे, रीना देवांश के मुंह से ये सुनकर हैरान हो गई कि अनामिका को चोट लगी है। सॉरी आपको परेशान करने के लिए। नहीं, नहीं सर, आप इतने थॉटफुल है, आप वापस ठीक से जाएगा, अच्छे से ड्राइविंग कीजिएगा। जब रीना वह सारा सामान लेकर लिविंग रूम में पहुंची तो श्रवण जी भी वही थे और उन्हें पता चला कि उन सब के लिए देवांश ने ये सारे स्नैक्स भेजे हैं। डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे फैंसी बॉक्स रख दिए गए थे। अनामिका जब नीचे आकर उन सब को देखती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि देवांश ने कहा था कि उसने थोड़ा सा सामान तैयार किया है। वही नताशा जो अनामिका के बगल में बैठी हुई थी, उसे बहुत जलन हो रही थी। उसने सुना था कि देवांश एब्रॉड गया हुआ था कल और आज ही लौटा है रात की फ्लाइट से, और फिर उसने यहाँ आते ही अनामिका के लिए इतने सारे स्नैक्स तैयार कर दिए और उन स्नैक्स के बॉक्स पर जो लोगो था उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह सारा खाना कम से कम लाखों रुपए का होगा। ये गरीब लड़की जो सिर्फ पियानो बजा सकती है और कुछ कपड़े बना सकती है, उसमें इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है? देवांश उसमें इतना क्यों इंटरेस्टेड है? मिस अनामिका, मुझे आपका हाथ दिखाए, रीना ने कहा, और जैसे ही वह अनामिका के हाथ की चोट चेक करने वाली थी, अनामिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और पूछा, क्या कुछ गलत है? ये देवांश सर ने दवाई तैयार की है आपके लिए, उन्होंने कहा था कि बाद में हमें आपके हाथ पर लगा दूं। रीना ने इतना कहकर बैग के अंदर से दवाई निकली। उसमें एक नोट भी था जो खुद देवांश ने लिखा था और डिटेल में बताया था कि कैसे दवाई को अप्लाई करना है, कैसे पहले उसे साफ करना है, कैसे उसे ट्वीट करना है, सब कुछ उसने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था। वही यह सब सुनने के बाद श्रवण जी और सीता जी को पता चला यह अनामिका के हाथ पर चोट लगी है। उन्हें देवांश की थॉटफुलनेस पर काफी अच्छा लगा और बुरा भी लगा कि उनकी बेटी को चोट लगी है। अनु, ये सब कब हुआ?
तुम्हें चोट कब लग गई और इतना ज्यादा सूजन है उस पर? क्या तुम कहीं गिर गई थी या किसी ने तुम्हें परेशान किया? उन दोनों ने सवाल पूछे तो अनामिका ने अपने हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं नहीं ठीक है, मैं बस किसी चीज से टकरा गई थी। कंपटीशन का वीडियो अभी तक रिलीज नहीं हुआ था, इसलिए श्रवण जी सीता जी को नहीं पता था कि अनामिका को चोट लगी है और अनामिका को अपने पर्सनल मैटर्स शेयर करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए किसी ने इस बात को नोटिस भी नहीं किया। तुम्हारे भाई ने हमें बताया क्यों नहीं? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। श्रवण जी को कॉल लगता हुआ देखकर अनामिका जल्दी से बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है डैड, देवांश ने ऑलरेडी दवाई भेज दी है। देवांश की भेज दी हुई सारी दवाएं बहुत ही महंगी थी, ऐसी दवाएं जो रेगुलर फार्मेसी पर तो बिल्कुल नहीं मिलती, और इन दवाएं का स्टॉक उसकी गाड़ी में हो ये बात भी इम्पॉसिबल थी। अनामिका ने अंदाजा लगा लिया कि वह पक्का एयरपोर्ट से अपने घर गया होगा और वहां से वह दवाएं लेकर उसके पास आया था। पहले खाना खा लेते हैं। अनामिका ने सबसे पहले कुछ स्नैक्स अपने पेरेंट्स को दिए और बीच बैठकर अपने लेफ्ट हाथ से खाना शुरू किया। नताशा जो उसके बगल में ही बैठी हुई थी उसे बहुत जलन हो रही थी और वह भी वहां बैठ गई और उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, दीदी आपके फियांसे ने इतने सारे स्नैक्स आपके लिए तैयार किए हैं, क्या मैं इसमें से कुछ ले सकती हूँ? वह आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, आप कितनी लकी हैं। अब जब तुम्हें पता है कि वह मेरा फियांसे है तो प्लीज अपने दोस्तों के सामने यह बात बता देना साफ साफ, अनामिका ने अपने सामने रख खाने को एंजॉय करते हुए कैजुअली कहा। ये बात सुनते ही सब लोग हैरान हो गए और नताशा ने अपने लोअर लिप्स को बाइट करके आंखों में झूठे आंसू लाते हुए कहा, दीदी आपका मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आया। क्या तुमने पब्लिकली यह बात सबसे नहीं कही है कि देवांश तुम्हारा फियांसे है? अनामिका ने अपनी सर उठाकर लाइटली कहा, तुम्हारी सारी दोस्तों को इस बात पर भरोसा है और तुम्हारी मदद करने के लिए वह आज मुझसे समझाने आए थे। ये सुनकर नताशा को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो और उसने पूछा, कौन सा दोस्त? उसे पक्का गलतफहमी हुई होगी, क्या नाम है उसका? मैं अभी फोन करके क्लियर कर देती हूँ सब कुछ। श्योर। अनामिका ने उसे नहीं रोका और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आगे बढ़ो। वह कोई खन्ना परिवार से थी। नायरा खन्ना। श्रवण जी और सीता जी कुछ कहने ही वाले थे तभी नताशा जल्दी से बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको परेशान करने की? मेरा और देवांश का रिश्ता तो पास था, शायद उसकी नजरों में मैं ही उसके साथ सूटेबल हूँ, लेकिन क्या वह पागल हो गई है? वह मेरे मामले में कैसे दखल दे सकती है? मैं भी उसे कॉल करती हूँ। तभी मार्था जल्दी से नताशा को रोकते हुए बोली, नताशा लेट हो गया है, तुम्हें नायरा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वह इतनी यंग है, वह इतनी जल्दी कैसे सो सकती है? सीता जी को अचानक समझ में आ गया कि क्यों अनामिका जब आज दोपहर में कॉल किया था तो उसकी आवाज थोड़ी अलग रख रही थी। क्या इसका मतलब है कि नताशा की दोस्त ने उसे परेशान किया है? क्या आज खन्ना परिवार के भी डिजाइनर्स ने कंपटीशन ज्वाइन किया था और उसे परेशान कर रहे थे? इस बारे में सोचकर श्रवण जी ने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हारे हाथ पर यह चोट लगी है, यह उस रिलेटेड है? अगर ऐसा है तो बताओ, पूरे खन्ना परिवार को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, अनामिका ने कहा और फिर नताशा की तरफ देखकर बोली, क्या तुम कॉल नहीं करने वाली हो अपने आप दोस्त को? ये सुनकर नताशा ने ना चाहते हुए भी अपना फोन निकाला। उसे डर था कि फोन लगाते ही उसका झूठा सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा तो वह उसके बाद इस घर में रहेगी कैसे? मिस अनामिका, नताशा ने आपको हमेशा से ही अपनी बहन की तरह मनाना है, आपको उसे लेकर गलतफहमी हो रही है। मार्था ने ऐसे नाटक किया जैसे उसका दिल टूट गया हो और बोली, नताशा के दिल में आपकी बहुत ऊंची जगह है, वह आपके बारे में बुरा कैसे बोल सकती है और आपकी फीलिंग्स को हर्ट करके इतनी कीमती बहनों के रिश्ते को कैसे खराब करेगी? उसकी बात सुनकर अनामिका चीख गई। तो क्या इसमें उसकी कोई गलती है और नताशा हमेशा की तरह मासूम है? मार्था। सीता जी ने थोड़ी तेज आवाज में उसे रोका और आगे बोली, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि नताशा किस तरह की लड़की है, लेकिन अनु ऐसे इंसानों में से नहीं है जो बकवास करे या फिर बिना किसी कारण के लोगों पर झूठा इल्जाम लगाए, और नायरा को भी हमने बचपन से लेकर अब तक बड़े होते हुए देखा है, वह हमारे घर पर बहुत आती जाती थी। भले ही वह अपने माँ बाप के प्यार की वजह से थोड़ा बिगड़ गई है, लेकिन वह अनरीजनेबल नहीं है जो बिना किसी कारण के किसी और को परेशान करती फिरे। ये सुनकर मार्था और नताशा दोनों ही पैनिक फील करने लगी। अगर नायरा को पता होता कि अनु हमारी बायोलॉजिकल बेटी है और उसके देवांश के साथ साथ गई, बिल्कुल जस्टिफाई है और वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, और अगर उसे नताशा का स्टेटस और रिश्ता हमसे पता होता तो वह बिल्कुल अनु के परेशान नहीं करती, सीता जी ने कहा।
इन सब बातों में उन्हें सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी, पहले ये कि नायरा को नहीं पता है कि नताशा उनकी अडॉप्टेड बेटी है, और दूसरा ये कि उसे अनामिका की रियल आईडी थी नहीं पता। तो इसका मतलब ये भी होता है कि नताशा ने ही उसे सच नहीं बताया, या फिर उसने जानबूझकर छुपाया और नायरा को गलतफहमी का शिकार होने दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। अगर उस खन्ना परिवार की बेटी ने सोचा कि अनु नताशा का फियोंसे उससे चुराया है, तो फिर उसका स्टेटस दूसरों की नज़र में क्या रह जाएगा? एक बेशर्म इंसान जो दूसरे लोगों के रिश्ते बर्बाद करती है, एक घटिया लड़की। नहीं, ये बहुत ही सीरियस इशू है। अगर तुम्हारे फ्रेंड को गलतफहमी हुई है तो तुम अभी उसे कॉल करो और सब कुछ अभी के अभी एक्सप्लेन करो, सीता जी ने कहा। तो अपनी आंखों में आंसू लेते हुए नताशा ने मासूम होने का नाटक करते हुए कहा, डैड मोम चिंता मत कीजिए, मैं अभी नायरा को कॉल करती हूँ। हाँ, कॉल करो और फोन को स्पीकर पर रखो, मुझे सुनना है कि वह क्या कहना चाहती है। मैडम, मार्था थोड़ा हैरान होते हुए बोली, क्या आपको नताशा पर भरोसा नहीं है? आप मिस अनामिका के आने से पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी। नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उसके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो जा रहा हो। अनु 18 सालों तक अपने परिवार से दूर रही और उसने बहुत कुछ झेला है, और जब से ही उसने इस घर में कदम रखा था तब से मैंने कसम खा ली थी कि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और उसे हर खुशी दी जाएगी। कोई भी उसे अब हट नहीं कर सकता। सीता जी ने मार्था की तरफ देखते हुए कहा, हमारे पूरे परिवार ने नताशा को 18 सालों से अपना ही समझा है, और अनामिका के वापस आ जाने के बाद भी नताशा के लिए हमारा प्यार और कंसर्न कम नहीं हुआ है। हम बस उन 18 सालों के कंपनसेशन के तौर पर अनु से थोड़ा ज्यादा प्यार और केयर दिखा रहे हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? ये सब सुनकर जब नताशा और मार्था को एहसास हो गया कि उनकी दाल नहीं गलने वाली है, तो मार्था ने तुरंत अपना एटीट्यूड बदलते हुए कहा, मैडम आपको गलतफहमी हो रही है। ऑफ कोर्स आप जो कह रही है वह सही है। अब जब मैं इस बारे में जानती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मेरी असली बेटी बेगुनाह होते हुए भी इन झूठी अफवाह का शिकार बने, इसलिए मुझे सचमुच पता लगाना है कि हो क्या रहा है। अभी के अभी नायर को कॉल लगाओ। सच जल्दी ही बाहर आने वाला था। नताशा समझ गई कि वह इस बात को अवॉइड नहीं कर सकती है। अपनी आंखों से आंसू बहते हुए उसने नायरा का दूसरा नंबर डायल किया। रिंग रिंग, फोन लगातार बज रहा था मगर किसी ने नहीं उठाया। नताशा ने अंदर ही अंदर एक राहत की सांस ली, और वह इस बात की शुक्रगुजार थी कि नायरा के पास दो नंबर्स और दो फोन है। शायद नायरा सो गई होगी अभी तक। उसे ओके, मैं फिर से कॉल करती हूँ। नताशा बहुत अच्छे से जानती थी कि नायरा उस नंबर का बहुत कम ही इस्तेमाल करती है, इसलिए वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर उसने दोबारा कॉल लगाया, और जैसा कि उसे उम्मीद थी किसी ने फोन नहीं उठाया। नायरा पक्का सो गई होगी, मार्था ने कहा, और मन ही मन एक राहत की सांस ली। इस बात को लेकर वह काफी शांत हो गई कि नायरा ने फोन नहीं उठाया तो नताशा का झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। सीता जी ने घड़ी देखी तो सिर्फ रात के 10 बजे बज रहे थे। एक यंग लड़की का इतनी जल्दी सो जाना काफी अजीब बात थी। उसे वॉइस मैसेज भेजो। सीता जी का ये सजेशन सुनकर नताशा हैरान हो गई। वॉइस मैसेज? भले ही नायरा के दो मोबाइल और दो नंबर से, मगर उसका व्हाट्सएप अकाउंट एक ही था। अगर उसने अभी उसके व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजो तो क्या वह मुसीबत को खुद इनविटेशन नहीं देगी? आई थिंक मेरे पास भी नायरा का नंबर होगा। सीता जी को अचानक की याद आया और उन्होंने अपना फोन निकाल कर नायरा का व्हाट्सएप नंबर ढूंढना शुरू कर दिया, जिससे नताशा बहुत डर गई। सीता जी डायरेक्ट नायरा को कांटेक्ट करेगी, उससे अच्छा होगा कि वह खुद नायरा को कांटेक्ट करें। मुझे करने दीजिए, नताशा ने जल्दी से कहा, मैं ये छोटा सा मामला खुद संभाल सकती हूँ, और वॉइस मैसेज भेजा और कुछ सेकंड बाद ही नायरा का रिप्लाई आ गया, नताशा क्या तुम अभी तक सोई नहीं हो? दूसरी तरफ से नायरा की खुशी भरी आवाज सुनाई दी। नायरा, क्या तुमने आज जो मेरी बहन के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी की थी? नताशा ने सवाल पूछा, मगर उसने उसे जवाब देने का मौका नहीं दिया, बल्कि आगे बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा भला ही चाहिए, लेकिन मेरी बहन और देवांश सचमुच एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरी बहन को परेशान करना बंद करो। उसे सब कुछ गलत लग गया है, इसलिए मुझे जाकर अभी उनके सामने सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए प्लीज आज के बाद कोई परेशानी खड़ी मत करना। ये कहते ही नताशा ने तुरंत कॉल कट कर दिया। वही नायरा हैरान थी, हो क्या रहा है? अचानक से नताशा ने कॉल करके ये सब क्यों कहा? क्या अनामिका ने घर जाकर उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी की है? नायरा ये सब सुनकर शांत नहीं बैठ सकती थी। कोई कैसे उसकी बहन जैसी दोस्त को परेशान कर सकता है? वह सिर्फ एक छोटी सी असिस्टेंट है, डर किस बात का है? ये सब सोचते हुए नायरा ने सबकॉन्शियसली अपना खुद का गला छुए, और याद आया कि कैसे आज अनामिका ने उसे कंपटीशन में मारा था। नताशा को जरूर धमकाया गया होगा, तभी उसने ऐसे कॉल करके ये सारी बातें कही है।
उसने बहुत सारे मैसेज भेजे नताशा को, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं आया। तो फिर नायरा ने दोबारा नताशा का नंबर डायल किया। उसे नताशा की सेफ्टी की बहुत चिंता थी, लेकिन वही नताशा ने फोन कट करने के बाद से फोन स्विच ऑफ कर दिया था। वही नायरा को जब किसी भी तरीके से नताशा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो वह उसे कांटेक्ट करने का रास्ता ढूंढ रही थी, और नताशा के कोई जवाब न आने पर वह और परेशान हो गई। वही नताशा ने अपनी आंसू भरी आंखें उठाकर मासूम बनते हुए कहा, दीदी चिंता मत कीजिए, मैं आपके होने वाले हस्बैंड को आपसे छीनूंगी नहीं। उनके दिल और आंखों में सिर्फ आप हैं, तो अगर मैं ऐसा करना भी चाहूं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अनामिका कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही नताशा ने फिर खड़े होते हुए उदास होकर कहा, मैं ये स्नैक्स भी नहीं खाऊंगी, वरना शायद आप लोगों को फिर से मिशन अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं अभी ऊपर जाकर आराम कर रही हूँ। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।